कैपिटल स्पेशल में खुशामदीद। मौसम चला हुआ है तो वीडियो लीक्स होने का। अब ऑडियो वीडियो जिस मुल्क की सियासत में इस तरह से हो जाए कि वो लीक होनी शुरू जो हो जाए, कभी तकसीम की एक जो सियासी तकसीम है उसके एक हिस्से की, कभी फिर सियासी तकसीम के दूसरे हिस्से की, और फिर उस पर बहस होना शुरू हो जाए, फिर लोगों का इंटरेस्ट बन जाए। सियाने लोग कहते हैं कि वो लगता है कि ऐसी सियासत को नज़र लग गई है, क्योंकि सियासत को, किसी भी मुल्क की सियासत हो, उसको ऑडियो वीडियो का मरून मिन्नत नहीं बनना चाहिए। लेकिन उल्टा होता है हमारे यहाँ पे। अब किसी एक तरफ की वीडियो आ जाए, ऑडियो आ जाए, तो फिर उसके मुखालफिन शोर मचाते हैं, बहुत मज़ा आया, इनका लग पता गया, एक्सपोज हो गए, इनका जो हम कह रहे थे वो सच साबित हो गया। जब अपनी ऑडियो आ जाए या वीडियो आ जाए तो फिर वो दूसरी तरफ वाले शोर मचाना शुरू कर देते हैं। दोनों सियासत के जो दोनों हिस्से हैं, तकसीम सियासी तौर पे जो तकसीम हुई है सियासत में, उसके जो दोनों हिस्से हैं वो कभी गालबन सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। लगता तो यही है कभी नहीं सोचेंगे वो, क्योंकि उनकी ताड़ में कोई ना कोई बैठा होता है। ऐसी चीज़ें उनके हाथे चढ़ती रहती हैं, उनको एक्सेस होती है, वो जब चाहें, जिसके मर्ज़ी चाहें, जिसके बारे में चाहें, वो कोई ना कोई चीज़ आ ही जाती होती है। फिर बस सियासत को आपने रखना है तो इस तरीके से रखा जाए कि ये ऑडियो वीडियो की इतनी अहमियत, बाहर की दुनिया में किसी वक्त में ये ऑडियो वीडियो चलती रहती थी, आजकल भी चलती हैं। अमेरिका के सदूर ऐसे गुजरे हैं जो कि टारगेट रहते थे ऑडियो वीडियो का, लेकिन वो ऑडियो वीडियो ज़रा डिफरेंट होती थी, और तरह की होती थी, उनका तरीक़ाकार और था, उसमें साइंटिफिक फार्मूला कुछ और अप्लाई किया जाता था, फेक भी होती थी, जेन्युइन भी होती थी, लेकिन वो किसी तरीके से टर्निंग पॉइंट वो नहीं बन पाती थी। लेकिन पाकिस्तान में टर्निंग पॉइंट के लिए अब ऑडियो वीडियो ही रह गई है। अब अगर रह ही गई है तो हमें भी इसी पे बात करनी होगी। मेरे साथ आरिफ चौधरी साहब हैं, जो वकीलों की सियासत होती है, वकीलों की जो यूनियन होती है, वकीलों की जो एसोसिएशन होती है, उसके करता धरता रहे हैं। तो आरिफ चौधरी साहब, आपको मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल सत्तार साहब। अच्छा आरिफ चौधरी साहब, ये बताएं कि ये जो सिलसिला चला है ऑडियो वीडियो का, अब ऑडियो वीडियो का यही सिलसिला देखने में आ रहा है। अगर किसी एक तरफ की ऑडियो या वीडियो लीक होती है तो दूसरी तरफ वाले नाचना शुरू कर देते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि जनाब ये तो एक्सपोज हो गए हैं। तो जब दूसरे हिस्से की आती है तो पहले हिस्से वाले शोर मचाना शुरू कर देते हैं। आप क्या समझते हैं कि सियासत में इन ऑडियो वीडियो की अहमियत होनी चाहिए, होती है या नहीं होनी चाहिए? अब्दुल सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन असल बात यह है कि ये जो तरीक़ेकार है, जहां नॉन इश्यूज रियासत का एक वतीरा बन जाए और रियासत के सियासतदान जो है वो नॉन इश्यूज पे पॉलिटिक्स करना शुरू कर दे, और मीडिया भी उन नॉन इश्यूज के हवाले से आगे चीजों को चला रहा हो, तो ये उस रियासत की बहुत बड़ी बदकिस्मती होती है। यानी आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के असल मसाइल जो है वो खौफनाक हद तक गुर्बत है, महंगाई है, यहाँ आबादी का वो बेहंगम दबाव है कि जिसके पेश नजर कोई तरक्की मुमकिन नहीं, और किसी की तरजीह जो है, अव्वल तो क्या तरजीह आखिर भी नहीं है कि वो इन इश्यूज पे बात करे। कहीं मीडिया में बात हो रही हो, कहीं सियासतदानों के यहाँ बात हो रही हो, कहीं एनजीओ इन इश्यूज को लेकर चल रही हो। हम शुरू से लेकर, मैंने एक दफा अमेरिका में एक अजीब किस्म का इज्तिमा देखा 233 वुलवर्थ बिल्डिंग के सामने, वहां मेरा ऑफिस था सिटी हॉल के सामने। तो सिटी हॉल के सामने लोग अक्सर आ जाते थे, यानी एहतजाज करने के लिए, बड़े बड़े एहतजाज वहीं होते थे। तो एक दिन मैंने देखा कि वहां एहतजाज हो रहा है और जो नारा लगा रहे थे वो कह रहे थे नो फूड बट नॉलेज, नो फूड बट नॉलेज। सत्तार साहब, जब मैं गया करीब तो मैंने कहा ये क्या असल मसला है, तो पता ये चला कि उस जमाने में मेयर डेविड डिंकन था, जिस ये 80s की बात है, लेट 80s की, जब वहां बहुत ज्यादा यानी फाइनेंशियल क्रंच था, तो उन्होंने ये किया हुआ था, लाइब्रेरी के औकात कम कर दिए। ये 90s की बात है। तो वहां जनाब वो एहतजाज हो रहा था और वो लोग जो थे अपना काम छोड़कर
इस बारे में एहतजाज कर रहे थे कि भाई हमारी लाइब्रेरियां जो है वो बंद ना करें, हमें खाना ना मिले, हमारी लाइब्रेरी नहीं बंद होनी चाहिए। तो मैं हैरान हो गया कि मैं जिस मुल्क में पैदा हुआ हूं, मैंने तो आज तक कभी किसी शख्स को, किसी सियासी या समाजी तंजीम को लाइब्रेरी के लिए, स्कूल के लिए कभी या किताब के लिए बात करते तक नहीं सुना। तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि दुनिया की तरजीहात क्या है और हमारी तरजीहात क्या है। रही पाकिस्तान की सियासत, तो इसमें आप ये देखें कि इस वक्त कितने सालों से हम उसी गर्दाब में फंसे हुए हैं। यानी कभी आप देख रहे हैं कि जनाब ये इनके खिलाफ मुकदमात हो गए, फिर उन्होंने उसी पे बात करना शुरू कर दी, करप्शन। यानी करप्शन भी हो रही है, मुल्क भी डूब रहा है, और इसके बावजूद हमारी तरजीहात जो है वो नहीं बदली। और फिर सियासत जो है, अगर तो किसी के इख्तियार, ये सारे लोग जो है, मैं समझता हूं कि किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है और ना ही कि किसी के हाथ में कुछ आने दिया जा रहा है। तो इसीलिए जो खिलौने उनके पास है, इसी से वो खेल रहे हैं और वही वो लोगों को दे रहे हैं। तो उससे हम सब अंदाजा कर सकते हैं कि हमारा मुकद्दर क्या है और हम किस तरफ जा रहे हैं। चले, ये फिर आरिफ चौधरी आपके साथ हमारा सिलसिला चलता रहेगा। उमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं। मेरे मुंह से निकलने लगा था सीनियर कुलीग हैं, कुलीग भी मेरे रहे हैं, सहाफ़ी भी हैं और ICJI के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं पाकिस्तान में। तो उमर चीमा साहब, पहले तो ये बताएं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, मुझे आ रही है। अच्छा उमर चीमा साहब, ये बताएं कि आज एक और ऑडियो, अब हमारी किस्मत में ये ऑडियो वीडियो रह गई हैं। अब हमारे जो, हम इतने भरपूर तरीके से अपनी बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर देखा जाए तो उन चीज़ों में हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन हम उनमें होते नहीं हैं, अपने अपने कामों में होते नहीं हैं, बल्कि इन ऑडियो वीडियो में हम ओवर टाइमिंग कर जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में ये ऑडियो वीडियो, जबकि पहले ये मैं कह चुका हूँ, अपने इंट्रो में कह चुका हूँ कि सियासतदानों को थोड़ा बहुत ये रखना चाहिए कि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। जब कोई पसंद बन जाए, कोई वोट डालना हो, सपोर्ट करना हो, तो पॉलिटिशियन पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। पॉलिटिशियन को भी एहतियात करनी चाहिए कि तार लगा के भी कुछ कुव्वतें बैठी होती हैं और उनके पास तो बहुत कुछ होता है। वो जब चाहें, जिस किसी के बारे में जब चाहें कोई ना कोई ऑडियो वीडियो वो बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारा सियासतदान अभी तक इतना इमेच्योर है कि उसे इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं रहता कि वो मुल्क के साथ, कौम के साथ तो झूठ बोल रहा होता है और अंदरूने खाना उसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी बातें कर रहा होता है, जो कि ख़ास वक्त पे ख़ास तरह की कुव्वतें इस्तेमाल कर जाती है? क्या कहोगे आप? देखिए, आपने दो इश्यूज पर सवाल उठाया है। एक तो ये है कि क्या ये ऑडियो, ये जो स्पाइंग है, जासूसी करना, ये एक मुस्तहसन अमल है? ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन साथ मसला ये है कि जिनकी ऑडियो की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने दौर में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। ताहम इधर जो भी हमारी बात है, इसमें ज्यादा अहम इशू ये है कि ऑडियो का जो कंटेंट है, विवाद के हवाले से वो ऑडियो मेरे लिए बहुत रेलिवेंट है। और इस पर तो चलें, अगर को पता चल जाए कि किसने लीक की है, उस पर एक एक्शन अलग से बनता है। लेकिन इमरान खान जो है, उन्होंने जो पब्लिक को इतनी देर से बताया है, वो पिछले 6 माह से जो बयानियां लेकर चल रहे हैं, और इस अहम मुद्दे पर नहीं, ये ऑडियो जो है वो एक ट्रांसक्रिप्ट है बाकायदा कि उनकी मैनिपुलेशन का, कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जाती और सियासी मकासद के लिए एक जो साइफर है उसको उन्होंने मैनिपुलेट किया, अपनी मर्जी से उसकी तशरीह की और अवाम को ये बताया। अब ये देखें ना, हमारा जो अमेरिका के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी कि इसमें एक अवामी मुफाद का एलिमेंट भी शामिल है, ये सिर्फ सियासी लड़ाई नहीं है। और आप जो है कि आप एक उसके खिलाफ लोगों को कर रहे हैं, चलें अगर कोई इशू वाकईतन बनता हो वो एक अलग बहस है, लेकिन अगर आप जो है आप उसमें अपने जाती मकासद के लिए और दूसरे लोगों पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने के लिए वो चीज कर रहे हैं, तो मेरे लिए इसका मुहासबा होना चाहिए। और ऐसे लीडर का कि जिसको अदालत ने सादक और अमीन भी करार दिया हुआ है, और अगर वो इतना
इस तरह से वो झूठ बोले तो ये इंतहाई तशवीशनाक बात है और मेरे ख्याल में ये काबिल फिक्र भी है। पहले ये होता था कि मैं बाद में पता उमर चीमा साहब एक आपकी बात के ऊपर मैं आ रहा हूं कि मैंने आज से कुछ 4 महीने पहले ये कैपिटल डिजिटल के लिए शो किया था, तो उसमें मैंने कहा था कि कोई अमेरिकी ख़त का वजूद है ही नहीं। अगर ख़त है तो पाकिस्तानी जो सफ़ीर था असद मजीद ख़ान साहब, उनका असेसमेंट रिपोर्ट थी। लेकिन कहने का मतलब ये, जब मैं या मेरी तरह के लोग चीखो पुकार डालते रहे कि अमेरिकी ख़त का कोई वजूद ही नहीं है, इस तरह की चीज़ का कोई वजूद ही है, नॉन एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें। लेकिन अब दूसरी तरफ देखें कि कितने लोग ऐसे हैं जो इमरान खान की बातों में आ गए, उन्होंने कह दिया, उन्होंने मान लिया, उन्होंने समझ लिया कि वाकई अमेरिका के साथ इमरान खान ने मैच डाल लिया और अमेरिका भी घबराया हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट भी घबराई हुई है और फौज भी घबराई हुई है। अब ये देखें कि लोगों की सेंस में कोई फ़र्क पड़ा है कि लोगों को समझ नहीं आई बात की, या लोग बह गए उस बातों पर जो इमरान खान कर रहे थे। क्या कहोगे उमर चीमा साहब? उनके पार्ट पर ये क्राइम इसलिए भी बढ़ा है, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि आप बताते रहे लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जो पब्लिक फिगर है जो कि एक जो पाकिस्तान का मेरे ख्याल सबसे बड़े ओपिनियन लीडर होंगे इमरान खान, अगर वो इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ, इतना इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के साथ वो ये चीजें करेंगे और जिसके न सिर्फ के मुल्की सियासत पर बल्कि जो हमारे एक खारजा अमूर हैं उन पर भी उसके असरात होंगे, तो इसके बारे में पूछताछ तो जरूर होनी चाहिए कि आप जो है कि आप अपनी जाती सियासत से आगे कुछ देख ही नहीं सके और आपने एक अहम पे ओहदे पर होते हुए जिसके लिए आपने भी हलफ लिया हुआ है, तो आप इतना गलत बयानी नहीं है इसमें, गलत बयानी बल्कि झूठ की एक छोटा लफ्ज। चलिए उमर चीमा साहब हमारे साथ रहिएगा। मैं आरिफ चौधरी साहब की तरफ जाता हूं कि आरिफ चौधरी साहब ये बताइए कि मोहब्बत करने में, जब सियासत में लोग मोहब्बत करना शुरू कर दें, चाहना शुरू कर दें, फिदा होना शुरू हो जाएं, तो कहते हैं कि पीक होती है। इमरान खान साहब के साथ भी यही हुआ कि लोगों ने टूट कर चाहा इमरान खान साहब को, टूट के मोहब्बत की, अपनी वाबस्तगी को बहुत ही एक खौफनाक तरीके से लपेट लिया इमरान खान के साथ। लेकिन इमरान खान साहब दूसरी तरफ जो कर रहे थे कि मैंने पहले कहा कि अमेरिकी ख़त का कोई वजूद ही नहीं है, पहले उन्होंने तांता बांधा कि अमेरिका अमेरिकी ख़त, अमेरिका अमेरिकी ख़त। वो बाद में फिर जब हम लोग कहते रहे कि ये पाकिस्तानी सफ़ीर की असेसमेंट रिपोर्ट है, साइफर है, उसमें उन्होंने कोई बात की है कि कोई ओहदेदार है उसने कुछ कहा है, तो बजाय इसके कि इंक्वायरी करते, इन्वेस्टिगेशन करते और उसके बाद मामला की तह तक पहुंचने के बाद लोगों को बताया जाता कि ये कुछ हुआ था, उन्होंने उसके बगैर ही चलते रहे। लेकिन लोगों का मुझे आता है कि जो मेरे जैसा बंदा जो हालात और वाक़यात को एक तरफ छोड़ दे, मैं तो फैक्ट्स के ऊपर आता रहा, लेकिन लोगों की चाहत इमरान खान के साथ बरकरार रही और मुझे लगता है ऐसा ही है कि आने वाले वक्त में भी लोगों की चाहत इमरान खान के साथ जुड़ी रहेगी, चाहे इस तरह की और वीडियो क्यों ना आ जाए। आप क्या कहेंगे आरिफ चौधरी साहब? अब्दुल सत्तार साहब, इसके दो पहलू हैं। एक तो जो आपने फरमाया कि लोगों की चाहत उनके साथ जुड़ी थी और अभी भी आप सोचते हैं कि जुड़ी रहेगी, ये बात आपकी इंतहाई दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि ये कल्ट जब बन जाता है और कोई शख्स हीरो की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो उसके बारे में कोई जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करे, जो लोग उसे प्यार करने वाले हैं या उसे चाहते हैं, उन्होंने एक पोजीशन ले ली होती है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो डिवीजन थी प्रो इमरान और एंटी इमरान, वो इतनी शार्प हो चुकी है कि अब कोई शख्स भी इन बातों से पीछे हटने वाला नहीं है। तो इसलिए ये तो अगर इसे किस्सा माजी समझा जाए तो वो गलत बात होगी, ऐसा नहीं है। आज भी इमरान खान के साथ लोग उसी तरह खड़े हैं और आने वाले दिनों में मजीद उसकी मोहब्बत में लोगों में इजाफा होगा। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका आपने कहा कि साइफर, आपने कहा इसका कोई वजूद नहीं था और आपने बयान भी किया, बताया भी। अब मामला क्या है, जब आप कह रहे थे कि साइफर नहीं है और इसका वजूद नहीं था, नहीं आरिफ चौधरी साहब, मैं बात कर रहा हूं कि अमेरिकी खत कोई तक अमेरिकी इंतजामिया ने कोई खत नहीं लिखा। मैं समझ गया हूं, पाकिस्तानी सफीर ने असेसमेंट रिपोर्ट दी थी। मैं क्लियर कर देता हूं, साइफर का मतलब यह है कि अमेरिकी सफीर ने अपने नोट्स जो थे वो बनाकर भेजे थे कि जो वो भेजते हैं
यानी किसी से मुलाकात के नतीजे में उन्होंने जो यानी अपने उस मुलाकात के मिनट्स ऑफ मीटिंग समझ ले वो, और उसमें जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी जो उन्होंने सुनी वो भेजी। अच्छा, अब ये है कि वो कहा साइफर ही किया है हमेशा। अमेरिकी खत तो उसको कई लोगों ने माने पहना दिए कि अमेरिका का खत आया है। असल बात यह है कि जब वो साइफर का भी जिक्र होता है और कोई भी वहां का उनका डिप्लोमेटिक सर्कल में से आके कोई शख्स जो है आपके एम्बेसडर के साथ इस तरह की बात करता है, और वो साइफर जो वो भेजा जाता है चीफ जस्टिस साहब को, और वो जाता है सलामती कमेटी में, और वो हर जगह जाता है, तो क्या उसकी एक जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिस चीज का गौगा है, जो आज हम कह रहे हैं कि जी ये गलत कह रहा है, अगर गलत है तो उसकी इंक्वायरी करवा ली जाती। आज भी वो कह रहा है इंक्वायरी करा दे, जुडिशियल कमीशन बना ले, और अगर चीफ जस्टिस साहब उसका नोटिस ले लेते, और मैं समझता हूं आज भी बजाय इसके कि इस बहस में पड़ा जाए, इतना बड़ा फसाद जो खड़ा हुआ है, और दो अतराफ हैं, एक तरफ से लोग कहते हैं कि ये साइफर बेईमानी है, एक तरफ वो कहते हैं कि जी साइफर की बुनियाद पर सारी कार्रवाई मेरे खिलाफ हुई, ये जो लोग इकट्ठे हुए जिन्होंने मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा लिया, ये बेसिकली उस साजिश का हिस्सा था कि जो मुदाखलत के नतीजे में हुई। तो आप और मैं क्या इस मामले में हम सारे मुत्तफिक ना हो जाए, और यही बात कि जनाब इसको ये वंस फॉर ऑल इन्वेस्टिगेट करके और किसी नतीजे पे पहुंच कर, और अगर वो जिम्मेदार है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर वो जिम्मेदार नहीं है तो फिर भी नतायज जो है ओपनली ट्रांसपेरेंट अंदाज में पूरी कौम के सामने आ जाए कि ये कहानी थी। उमर चीमा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। उमर चीमा साहब, एक बताएं कि जब ये कौमी सलामती कमेटी में मामला गया था, जब इमरान खान वजीर आजम थे, तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद दो बातें कही गई थी। एक ये कहा गया था कि साजिश नहीं हुई लेकिन मुदाखलत हुई है। क्या आप समझते हैं कि उस एक वक्त में ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आ जाती कि क्या हुआ क्या था, बजाय इसके कि ये बात हो कि साजिश नहीं थी, मुदाखलत थी? लोगों में तो कन्फ्यूजन रही, और उस कन्फ्यूजन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो था वो इमरान खान और पीटीआई उठाती रही, जबकि दूसरी तरफ से लोग कुछ और बातें करते रहे। तो आप क्या कहोगे कि इतनी बड़ी जो एक मामला पेश होता है, आने वाले दिनों में भी हो सकता है ये मामला एक दफ़ा फिर पेश हो, तो उनको कैटेगोरिकली एक क्लैरिटी के साथ आना चाहिए कि एक्चुअली ये क्या हुआ है? क्या कहोगे उमर चीमा साहब? सत्तार साहब, मेरा ख्याल है कि ये इशू ऐसा है कि जिसके बारे में एक पस मंजर से लोगों की आगाही नहीं है। अगर हम उनको पस मंजर बताना शुरू कर दें तो हमारे रिलेशंस जो है दूसरे ममालिक के साथ और ख़राब होंगे। मैं इसकी मजीद वजाहत कर देता हूँ। यानी इमरान खान साहब के दौर में ही और भी कई ममालिक से, जिसमें हमारे एक ब्रदर जो इस्लामी मुल्क हैं जिनकी तरफ हम अक्सर रजू करते हैं पैसों के लिए, तेल के लिए, उनकी तरफ से भी एक बहुत स्ट्रांग वर्डेड साइफर आया था। और ये उस टाइम की बात है जब ये OIC के मुकाबले में जो एक वो महातीर साहब जो हैं, उन्होंने जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई अलग से मीटिंग बुला रहे थे, और हमारा आपको याद होगा कि उस टाइम बड़ा इशू बना हुआ था, और ये खान साहब जो हैं फिर जाते जाते रह गए, और बाद में इन्होंने कहा जी कि जो है हम पर प्रेशर था कि हम ना आए। एक उनकी तरफ से बड़ा स्ट्रांग वर्डेड साइफर आया, एक फ्रांस की तरफ से बड़ा स्ट्रांग वर्डेड साइफर आया। अब मुझे एक बात बताएं कि जो आप मतलब जर्नलिस्ट हैं, कोई चीजें हैं जो कि आपके लिए एक रूटीन होंगी, लेकिन जो एक नॉन जर्नलिस्ट है आप उसको बताएंगे तो वो कहेगा कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। अब अगर आप ये लोगों को इस तरह से बताना शुरू कर दें, जिस तरह का एक मुतालबा किया जाता है जी कि इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तो फिर ये डिपेंड करता है कि कौन उसको ज्यादा मैनिपुलेट कर सकता है। ये बात तशरीह की आ जाएगी। वो मुदाहलत वगैरह वाली बातें वो भी फजूल थी, कि वो भी नहीं करनी चाहिए थी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उससे एक ज्यादा एक अभाम पैदा होता है। एक मैं और आपको एग्जांपल दूंगा जिससे शायद आपको मेरा मतलब ज्यादा क्लियर हो जाए। आपको याद होगा कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब के टाइम पर वो आज भी चीज बड़ी चलती है, पार्टीज ओवर। और वो मसला ये था कि भुट्टो साहब ने अपनी एक, जब वो उनके खिलाफ एक कैंपेन चल रही थी, मूवमेंट चल रही थी, तो उन्होंने कहा जी कि हमने एक कॉल इंटरसेप्ट की है और उसमें कहा गया है कि पार्टी इज ओवर, ही हैज गॉन, कि पार्टी खत्म हो गई है और वो
फारग है या वो चला गया है, यानी कि जुल्फकार अली भुट्टो। तो उन्होंने जवाबन कहा, उन्होंने कहा कि पार्टी खत्म नहीं हुई और मैं कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, इसका तासर ये लगा जी कि ये अमेरिका ने कहा है, और उसका बैकग्राउंड ये था कि कराची में एक डिनर था जिधर जुल्फकार अली भुट्टो मौजूद थे, उधर कोई अमेरिकन डिप्लोमेट्स भी गए हुए थे। एक डिप्लोमेट जो उधर मौजूद नहीं था, उसने अपने दोस्त से राब्ता किया और उसको पूछा कि भाई आप किधर हैं, यानी कि उसने कहा कि पार्टी इज ओवर, ही हैज गॉन, यानी कि उसका मतलब था कि मैं जिस पार्टी पे आया हुआ था वो खत्म हो गई है और जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो है वो भी चले गए हैं। अब मुझे बताएं कि इसको जब आप एक पसे मंजर के बगैर सिर्फ अगर आप ये पढ़ते हैं जी कि पार्टी इज ओवर, ही हैज गॉन, तो उसका क्या मतलब बनता है? मसला यही है कि अगर जो बाइडन के साथ हमारे रिलेशन ठीक नहीं है, इन्हीं इमरान खान के नहीं ठीक थे, इनको वो फोन कॉल भी नहीं करते थे, और अगर उस दौरान जो है जो बाइडन के खिलाफ कोई एक मुआवजे की तहरीक आ जाती, तो ये क्या चाहते, ये अपने किसी बंदे को जाते यार शुक्र है ये चला ही जाए। तो यही अमरीकियों का था, उनकी भी नहीं इनसे बनती थी। तो उन्होंने अगर कह दिया कि भाई इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ रही है, तो अगर चला जाएगा तो हो सकता है कि अगली गवर्नमेंट के साथ हमारे मामला ठीक हो जाए। ठीक है, ट्रांसलेशन करें। उमर चीमा साहब, मैं मजबूर हो जाता हूँ, आपको पता भी है, आप मीडिया से खुद ताल्लुक़ रखें, मजबूर बंदा कहाँ पर होता है, एंकर कहाँ पर, मीडिया पर्सन कहाँ पे मजबूर होता है जब अचानक उसे बता दिया जाता है कि शो का वक्त ख़त्म हो गया। तो शो का वक्त ख़त्म ना हुआ होता तो आरिफ चौधरी साहब के साथ और उमर चीमा साहब के साथ मज़ीद गुफ्तगू होती है इस बात के ऊपर, लेकिन माजरत के साथ मैं दोनों के साथ माजरत ही करूँगा, उमर चीमा साहब से भी, आरिफ चौधरी साहब से भी, कि वक्त की कमी ने कुछ ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिला। इसके साथ ही अब्दुल सत्तार खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।